हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि बायोलॉजी के मैं ऐसे 50 प्रश्न लेकर आया हूं जो बार बार भारत के जितने भी कॉम्पिटिटिव लेवल के परीक्षाएं हैं उसमें आते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका हम पीडीएफ टेलीग्राम पर दे देंगे। ठीक है, स्टैंड बीपीएससी यूट्यूब टेलीग्राम होगा, वहाँ से ज्वाइन कर इस पीडीएफ को आप आसानी से ले सकते हैं। दोस्तों, 50 है, ज़्यादा नहीं है, ताकि आप लोग बोर ना हो। और बिल्कुल कम समय में 5 से 10 मिनट में वीडियो हम लोग ख़त्म करेंगे और मैं फिर दोबारा रिवीजन भी कर दूंगा ताकि आपको एक बार देखे एक बार में ही याद हो जाए। ठीक है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियो आप तक आसानी तक पहुँच जाए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। जीव विज्ञान का पिता तथा जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है, किसको कहा जाता है? या जीव विज्ञान का पिता बोलिए या जंतु विज्ञान का जनक बोलिए, वो किसको बोलते हैं? अरस्तु को बोलते हैं। ठीक है, हम रिपीट करेंगे फिर एक बार और, ठीक ना। चिकित्सा विज्ञान का जनक माना जाता है किसको? तो ये हिपोक्रेटस को माना जाता है। चिकित्सा विज्ञान का जनक किसको माना जाता है? तो ये हिपोक्रेटस को माना जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसको माना जाता है? तो ये थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसको माना जाता है? थियोफ्रेस्टस को। और जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये लेमार्क किया था। लेमार्क ने किया था, वो फ्रांस का था। और एक और वैज्ञानिक थे जर्मनी के, उनका नाम था ट्रेविरेनस। ठीक है, लेमार्क और ट्रेविरेनस ने 1801 ईस्वी में किया था। उसके बाद इंसुलिन की खोज किसने किया था? इंसुलिन की खोज किसने किया था? तो ये किया था बैटिंग एवं बेस्ट ने 1921 ईस्वी में। इंसुलिन की खोज बैटिंग एवं बेस्ट ने 1921 ईस्वी में किया था। रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है कौन? तो ये इंसुलिन करता है। रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है कौन? तो ये इंसुलिन करता है। विटामिन डी की खोज की थी किसने? तो ये सी फंक ने 1911 में किया था। विटामिन डी की खोज किसने किया था? तो ये सी फंक ने 1911 में किया था। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखते हैं। विटामिन का तो पता चल गया, सी फंक 1911 में। उसके बाद है मृत आरबीसी को नष्ट किया जाता है किसके द्वारा? तो यकृत के द्वारा मृत आरबीसी को नष्ट कर दिया जाता है। उसके बाद है शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है कौन रोकता है? तो ये हिपैरिन रोकता है दोस्तों। कौन रोकता है? हिपैरिन। उसके बाद है प्रोटीन का सबसे पहले प्रयोग किया था किसने किया था? तो ये जे बर्जिलियस ने किया था। प्रोटीन का सबसे पहले प्रयोग जे बर्जिलियस ने किया था। उसके बाद है प्रोटीन बना होता है किसका? तो ये 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। प्रोटीन 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। उसके बाद है मनुष्य शरीर को आवश्यकता होती है क्या? देखिए, मनुष्य के शरीर को 20 प्रकार के प्रोटीन की ज़रूरत होती है। मनुष्य के शरीर को 20 प्रकार के प्रोटीन की ज़रूरत होती है। 1 ग्राम वसा में ऊर्जा उत्पन्न होती है कितना? तो 9.3 किलो कैलोरी। 1 ग्राम वसा में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है कितनी? तो 9.3 किलो कैलोरी। उसके बाद बच्चों में क्वासियोरकर और मरासमस की बीमारी होती है किसमें? तो देखिए, ये प्रोटीन की कमी से क्वासियोरकर और मरासमस की बीमारी हो जाती है बच्चों में। ठीक है, किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी से। आगे देखते हैं, मल में दुर्गंध होती है किसके कारण? तो इंडोल तथा एस्कोटोल नामक अमीनो अम्ल के कारण। ठीक ना। उसके बाद है शर्करा को ग्लूकोज में बदलता है कौन? तो ये माल्टोज बदलता है। शर्करा को ग्लूकोज में बदलता है कौन? तो ये माल्टोज में बदलता है। उसके बाद प्रोटीन का पाचन एवं प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है कौन? तो ये ट्रिप्सिन बदल देता है। प्रोटीन का पाचन एवं प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है कौन? तो ये ट्रिप्सिन बदल देता है। ठीक ना। वसा को पचाने में सहायक होता है क्या? लाइपेज होता है। वसा को पचाने में सहायक होता है लाइपेज। उसके बाद है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यकृत होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। उसके बाद है आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? तो ये लाइसोसोम को कहते हैं। आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं दोस्तों? तो ये लाइसोसोम को कहते हैं। उसके बाद है क्रोमोजोम का नामकरण किया था किसने? तो वाल्डेयर ने किया था। क्रोमोजोम का नामकरण किसने किया था? तो वाल्डेयर ने किया था। ठीक ना। आगे देखिए, उसके बाद शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा है। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? त्वचा है। कोशिका की खोज की थी किसने? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो ये तंत्रिका कोशिका है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन है दोस्तों? ये तंत्रिका कोशिका है।
उसके बाद एक कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने? तो ये स्लाइडेन और स्वान ने किया था। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था। उसके बाद पित्त का निर्माण होता है कहाँ? तो पित्त का निर्माण यकृत द्वारा होता है दोस्तों। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत द्वारा होता है। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत द्वारा। दूध को फाड़ने तथा थक्का बनाने का कार्य करता है कौन? तो ये रेनिन करता है। दूध को फाड़ने तथा थक्का बनाने का कार्य कौन करता है? तो रेनिन करता है। लार का पीएच होता है कौन? तो 6.67, ठीक ना। लार का पीएच होता है कौन? 6.67 अम्लीय होता है। लार का पीएच का मान कितना होता है? 6.67 अम्लीय होता है। उसके बाद है मनुष्य का लार प्रतिदिन स्रावित होता है कितना? तो 1.5 लीटर। इसके प्राकृतिक क्षारीय होती है। मनुष्य का लार प्रतिदिन 1.5 लीटर स्रावित मतलब निकलता है, जिसकी प्रकृति क्या होती है दोस्तों? क्षारीय होती है, ठीक ना। आगे देखिए, लार में मुख्य रूप से पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन होता है। लार में टाइलिन पाया जाता है, सही बात है। और पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। और शरीर में भोजन का पाचन प्रारंभ होता है कहाँ? तो मुंह से। वेरी सिंपल, शरीर में भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होता है। और मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है। उत्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। उत्कों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। और मानव त्वचा की ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो एपिडर्मिस कहलाता है। मानव त्वचा की ऊपरी परत एपिडर्मिस कहलाता है। मानव त्वचा की ऊपरी परत क्या कहलाता है? एपिडर्मिस। उसके बाद है मनुष्य में क्रोमोसोम पाए जाते हैं कितने? तो 23 जोड़े। आप यहाँ 46 भी बोल सकते हैं। मनुष्य में क्रोमोसोम 46 पाए जाते हैं, 23 जोड़े। क्रोमोसोम बना होता है किसका? तो ये डीएनए एवं प्रोटीन का। क्रोमोसोम बना होता है डीएनए एवं प्रोटीन का। उसके बाद है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बताया था किसने? तो वाटसन एवं क्रिक ने। डबल मतलब डीएनए का जो स्ट्रक्चर था वाटसन और क्रिक ने बनाया था दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, आगे है कि आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। उसके बाद एक कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक ना। आगे देखिए, आगे है केंद्र की खोज किसने की थी? तो ये रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्र की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया किस में होती है? तो राइबोसोम में होती है। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया राइबोसोम में होती है। और सर्वदाता रुधिर वर्ग जिसे यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, तो वो जानते हैं कौन सा ब्लड होता है? वो ब्लड जो होता है ना, ये सर्वदाता किसी को भी दे सकता है जिसके पास होगा। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, याद रखिएगा, पूछता है बार बार। आगे देखते हैं, रक्त समूह की खोज की थी किसने? तो लैंड स्टीनर ने 1900 ईस्वी में किया था। रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर ने 1900 ईस्वी में किया था। लाल रक्त कणिकाओं का कब्रगाह कहा जाता है किसको? तो ये प्लीहा को कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का कब्रगाह कहा जाता है किसको? तो ये प्लीहा को कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का कब्रगाह किसको कहा जाता है? तो ये प्लीहा को कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का कब्रगाह किसको कहते हैं? प्लीहा को कहते हैं। डब्ल्यूसी का निर्माण एवं आरबीसी का विनाश होता है किसमें? तो ये प्लीहा में होता है। डब्ल्यूसी का निर्माण एवं आरबीसी का विनाश होता है किसमें? तो ये प्लीहा में होता है, ठीक ना। आगे देखिए, आगे है दोस्तों कि डब्ल्यूसी का मुख्य कार्य है। डब्ल्यूसी का मुख्य कार्य है क्या? तो शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाता है। डब्ल्यूसी का मुख्य कार्य क्या है? तो शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना। उसके बाद है आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन को पहुंचाना। आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन को पहुंचाना। श्वेत रक्त कणिका का निर्माण होता है, तो देखिए इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, लिम्फ में, यकृत में एवं प्लीहा में। श्वेत रक्त का निर्माण कहाँ कहाँ होता है? अस्थि मज्जा, लिम्फ, यकृत और प्लीहा में होता है। अस्थि मज्जा, लिम्फ, यकृत और प्लीहा में होता है, याद रखिएगा। श्वेत रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? तो 1 से 4 दिन होता है, जिसे श्वेत रक्त बोलते हैं WBC। लिकोसाइट भी आप बोल सकते हैं। 1 से 4 दिन तक इनका जीवन काल होता है, उसके बाद ये स्वतः मर जाते हैं। उसके बाद लाल रक्त कणिका है जिसको आरबीसी भी बोलते हैं, इसका जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का 120 दिन होता है। वही WC का बोलेगा तो 1 से 5 दिन, 6 दिन भी बोल सकते हैं आप, 1-2 दिन इधर उधर होता है। लाल रक्त कण का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, ठीक ना। लाल रक्त कण यानी आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। आरबीसी को लाल रक्त कण कहते हैं। रक्त का रंग लाल होता है किसके कारण से? तो ये हीमोग्लोबिन के कारण से। रक्त का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के वजह से, ठीक ना। उसके बाद देखिए,
रक्त को थाका बनने या जमने में सहायक है, तो ये फाइब्रोनोजिन बोलते हैं। रक्त को थाका बनने या जमने में सहायक होता है, फाइब्रोनोजिन बोलते हैं। विटामिन ए तथा विटामिन बी की खोज किसने किया था, तो ये मैकुलर ने किया था। विटामिन ए तथा विटामिन बी की खोज किसने किया था, मैकुलर ने। विटामिन ए तथा विटामिन बी की खोज किसने किया था, यह मैकुलर ने किया था। विटामिन सी तथा विटामिन डी की खोज किसने किया था, तो होलकट एवं हॉपकिंस ने किया था। विटामिन सी तथा विटामिन डी की खोज किसने किया था, होलकट एवं हॉपकिंस ने किया था। जल में घुलनशील विटामिन है, तो देखिए जल में घुलनशील विटामिन जो है वो बी है और सी है दोस्तों, ठीक ना। उसके बाद देखिए वासा में घुलनशील विटामिन पूछेगा तो क्या बोलेंगे, ए डी ई के। वासा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के है। उसके बाद शरीर में जल का भार होता है, तो 65 से 80% शरीर में जल का भार होता है। उसके बाद एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन पानी कितना पीना चाहिए, तो 4 से 5 लीटर। एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन पानी कितना पीना चाहिए, तो ये 4 से 5 लीटर। अस्थियों एवं दांतों का निर्माण में सहायक होता है। अस्थियों एवं दांतों को निर्माण में सहायक होता है क्या, तो ये कैल्शियम एवं फास्फोरस होता है, ठीक ना। अस्थियों एवं दांतों को निर्माण में सहायक होता है, तो कैल्शियम फास्फोरस से दोस्तों मददगार होता है। उसके बाद है आपका कि हड्डियों और दांतों को स्वस्थ रखने में सहायक अकार्बनिक पदार्थ को क्या कहते हैं, तो फ्लोरीन कहते हैं। फ्लोरीन जो होता है हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल है। इसका स्रोत क्या क्या है दोस्तों, अंडा गाजर दूध खाएंगे तो आपको विटामिन ए मिलेगा। अंडा गाजर दूध पालक ये भी खा सकते हैं, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो स्कॉर्बिक एसिड है। आंवला नींबू में पाया जाता है। विटामिन सी का नाम रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। ये बहुत पूछता है बार बार। सूर्य का प्रकाश बहुत जरूरी है। विटामिन डी जो सुबह सुबह मिलता है, सुबह सुबह 6-7 बजे का समय। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग क्या है, रतौंधी। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग क्या है, रतौंधी। उसके बाद विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, टोकोफेरॉल है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। आगे देखिए आयोडीन की कमी से होने वाला रोग ग्वाइटर या घेंघा रोग भी बोल सकते हैं, ठीक ना। और लोहा की कमी से होने वाला रोग एनीमिया बोलते हैं, अरक्ता भी बोल सकते हैं। लोहा की कमी से क्या होता है, एनीमिया, जिसे अरक्ता भी बोलते हैं। लोहा की कमी से एनीमिया होता है, याद रखिएगा। रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने में सहायक है क्या, तो लोहा। रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने में सहायक होता है कौन, तो लोहा होता है। बेरी नामक रोग होता है किसके वजह से, तो विटामिन B1 की कमी से बेरी का रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी का रोग होता है। उसके बाद है रिकेटस नामक बीमारी होता है, तो विटामिन डी की कमी से होता है। रिकेटस नामक बीमारी होता है विटामिन डी की कमी से। उसके बाद है जनन क्षमता में कमी तथा मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती है, तो विटामिन ई की कमी के कारण। जनन क्षमता में कमी तथा मांसपेशियाँ जो है कमज़ोर हो जाती है किसके वजह से, तो ये विटामिन ई की कमी के कारण, विटामिन ई की कमी के कारण। रक्त थाका नहीं बनाता है, तो विटामिन के जो है ना ये थाका नहीं बनाता है, ठीक ना दोस्तों। तो देखिए हमारा जो VVI MCQ प्रश्न था, जो 50 मैंने बोला था कि 50 टॉप MCQ है बायोलॉजी का, वो दोस्तों आपका क्या होता है, समाप्त होता है। एक बार जो इम्पोर्टेंट है देखिए मैंने बोला था कुछ रिपीट कर देते हैं। जीव विज्ञान का पिता तथा जंतु विज्ञान का जनक किसको बोलते हैं, और अरस्तु को बोलते हैं। चिकित्सा विज्ञान का जनक किसको बोलते हैं, हिपोक्रेटस को बोलते हैं। चिकित्सा विज्ञान का जनक किसको बोलते हैं, हिपोक्रेटस को। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो लेमार्क और ट्रेविनस। लेमार्क फ्रांस का था और ट्रेविनस जर्मनी का था। 1801 में किया था खोज। इंसुलिन की खोज किसने किया था, बैटिंग एवं बेस्ट ने 1921 में किया था। इंसुलिन की खोज बैटिंग एवं बेस्ट ने 1921 में किया था। और उधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है कौन, तो इंसुलिन करता है, ठीक है दोस्तों। विटामिन की खोज सी फंक ने किया था 1911 में। विटामिन की खोज सी फंक ने 1911 में किया था, ठीक ना। RBC को नष्ट किया जाता है यकृत के द्वारा। तो दोस्तों हम लोग आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। PDF चाहिए तो आप स्टैंड BPSC के यूट्यूब पर टेलीग्राम पर जुड़कर वहां सर्च मारेंगे, ज्वाइन करेंगे। इसको आप PDF आप ले सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। या वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करें।